अस्सलाम वालेकुम क्लास। मोहम्मद तलहा हियर, योर इंग्लिश टीचर। पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का कोर्स इंग्लिश 112 हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के तहत, जो कि लॉकडाउन की सूरत में हमने ऑनलाइन क्लासेस का एक नया सीरीज़ का स्टार्ट किया है। उसके पेश नज़र ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हमारा ऑनगोइंग टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस तरह प्रोज़ राइटिंग के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं। और उसी तनाजुर में हमने पहले बात की थी टॉपिक सेंटेंस के ऊपर, फिर टॉपिक सेंटेंस के अंदर हमने बात की थी लिमिटिंग स्टेटमेंट के ऊपर। होपफुली आप उस पर वर्क कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंस का आपको सिचुएशन जो है और उसको बेहतर लिखना तभी पॉसिबल है जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे उसकी एक तैयारी करें, मुख्तलिफ़ टॉपिक सेंटेंस बना के। तो इन द मीन टाइम आई गिव यू वर्क कि आप ख़ुद टॉपिक सेंटेंसेस बनाएं। मैंने टॉपिक था पॉल्यूशन का, तो अभी मुझे कुछ रिसीव हो गया, काफ़ी रहते भी हैं, तो आप सबसे मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द वो बना के जो है मुझे भेजें आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको ज़्यादा समझ आए। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, कुछ न्यूज़ आप लोगों के लिए, जो कि टेंटेटिव है, अभी फ़िलहाल इस पर कोई फ़िक्स बात नहीं, परमानेंट नहीं है, लेकिन सुनने में यही आया है कि आपके जो मिड्स हैं वो नेक्स्ट मंथ ईद के बाद, फ़ौरन बाद नहीं लेकिन जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में आपके मिड्स भी हो जाएंगे। और उनका तरीक़ाकार क्या होगा ये तो तब बाद में पता चलेगा, लेकिन ये देखते हुए, इस बात को समझते हुए आपको ये बात समझनी है कि अगर तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके लिए सारा सिलेबस आपको साथ साथ तैयार करना पड़ेगा। अगर आप ये तैयार नहीं करेंगे तो बाद में आपका अपना नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि जिससे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ आप उसको फॉलो करें और प्रैक्टिस करते रहें। तो टॉपिक सेंटेंस पे हमने बात कर ली थी, उससे मतलब लिमिटिंग स्टेटमेंट पे भी बात कर ली थी। इसको हम दोबारा गो थ्रू करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, पैराग्राफ राइटिंग का जो पोर्शन है ये। लेकिन फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ पे बात करते हैं, जो कि पैराग्राफ राइटिंग का पार्ट ही है। तो अभी तक हम तीन चीज़ें बेसिक पढ़ चुके हैं, टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद लिमिटिंग स्टेटमेंट जो उसका पार्ट होती है, और इंटेंटेशन की बात मैंने की थी लास्ट टाइम, ये समझाने के लिए कि किस तरह पैराग्राफ के स्टार्ट में आप ब्रेक देते हो, वो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था। आज हम मेजर बात करेंगे, जो हमारा थर्ड लेक्चर का टॉपिक है वो है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जो एक पैराग्राफ का पार्ट होते हैं अदर देन द टॉपिक सेंटेंस, उनको हम क्या कहते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंसेस। इनको सपोर्टिंग सेंटेंसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पर्पज़ ये होता है कि ये टॉपिक सेंटेंस को विद इन अ पैराग्राफ सपोर्ट करते हैं उसके आइडिया को बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए। इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मेरी ये मुराद है कि लेट्स सपोज़ आपको एक टॉपिक मिला है ऐसे का या पैराग्राफ राइटिंग का, पॉलिटिकल सिस्टम्स, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम्स में जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक हम टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे जिसके अंदर हम इस पूरी की पूरी पैराग्राफ की जो मेन थीम है या मेन आइडिया है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स currently working in the world, but most probably the best of them is democracy. इसको और तरीके से मैं बयान कर लेता हूँ बहुत आसान तरीके से कि out of all the political systems democracy is considered to be the best one. Simple. इसमें ज़्यादा फोकस जो है पॉलिटिकल सिस्टम्स पे नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी पे। तो एक सर्टन पैराग्राफ आपने लिमिट करके सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें देखने वाली हैं उस हिसाब से आपने वो टॉपिक सेंटेंस लिख दिया। इसका मतलब है कि बकाया तमाम सेंटेंसेस जो उस पैराग्राफ के अंदर आएंगे वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्यों होंगे? क्योंकि वो जो एक आइडिया, एक मेन थीम आपने बयान की है अपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर, उसको जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस सपोर्ट करेंगे, उसको बैक देंगे कि ताकि वो उसको एलेबरेट किया जा सके, उसको इलस्ट्रेट किया जा सके, उसको एक्सप्लेन किया जा सके और आपके आइडियाज़ खुल के एक्सप्रेस होके रीडर के सामने आ सके। मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रोज़ राइटिंग है यानी नसर नगारी जो है वो बेसिकली एक्सप्रेशन का नाम है कि जब आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं बेहतरीन अंदाज में, उसमें वोकेबलरी, डिक्शन और वो इतनी मैटर नहीं करती, बल्कि क्या मैटर करता है कि आप उस अपने आइडियाज़ को किस तरह बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। और अगर उसके साथ उसमें एक आर्टिस्टिक और एक ब्यूटीफुल टच आ जाए लैंग्वेज का तो वो एक प्लस पॉइंट है। बट द बेसिक नेसेसिटी इज़ टू मेक योर आइडिया वायबल फॉर द रीडर, कि आपका रीडर जो है आपका आइडिया समझ सके। असल मकसद जो है वो राइटिंग का वो ये है जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है। दो इन एंशिएंट टाइम्स और इन द
मिडीवल टाइम्स राइटिंग समझी जाती थी कि जितनी मुश्किल हो उतनी बेहतर है, वो उतनी खूबसूरत है। लेकिन जो मॉडर्न थिंकिंग है लैंग्वेज से मुतल्लिक़, वो कहती है कि राइटिंग वो होनी चाहिए जो आपका आइडिया बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर सके टू द रीडर। तो वो बेहतर एक्सप्लेनेशन कहाँ से आएगी? सपोर्टिंग सेंटेंस से आएगी। इवन दो के सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो तभी बेहतर बनेंगे जब आपका टॉपिक सेंटेंस अच्छा है। टॉपिक सेंटेंस जितना अच्छा, जितना क्लियर, जितना ऑल एनकम्पसिंग और जितना ब्रीफ और कंसाइज होगा, उतना ही आपको आसानी होगी अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस को लिखने में, क्योंकि आपको क्लियर पाथ और एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। एक एनालॉजी से मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। एनालॉजी कहते हैं एक लिटरेरी टूल है। एनालॉजी होता है कि जब आपने एक बात समझाने के लिए किसी दूसरी बात का सहारा लेते हैं, किसी दूसरी वाक़ये का या चीज़ का समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एनालॉजी का ही मतलब आपको बता दूँ कि हम अक्सर औक़ात पढ़ते हैं, इस्लाम की किताबों में भी हमने पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब किसी बात को समझाते थे तो वो उस वक्त एनालॉजी का इस्तेमाल करते थे। कि जैसे एक हदीस है कि वो कहते थे कि तुम्हारा क्या ख़्याल है वो शख्स के जिस्म पे कभी मैल रह सकती है कि जो दिन में 5 दफ़ा नहाता और उसके घर के सामने से एक नहर गुजरती है और उसमें नहाता हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाकई एक घर के सामने से या घर के अंदर से नहर तो नहीं गुजर सकती, ठीक है, और हर एक लिए पॉसिबल नहीं, और कोई शख्स में 5 दिन नहा नहीं सकता। ये एक अनरियलिस्टिक सी चीज़ है। लेकिन ये एक कहानी, ये एक एनालॉजी पेश की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पॉइंट को समझाने के लिए कि वज़ू की इम्पोर्टेंस क्या है। कि अगर आप 5 दिन वज़ू करते हो तो आप इतने ही पाक हो जाते हो कि जैसे कोई शख्स जिसके घर से नहर गुजरती हो और रोज़ में 5 दफ़ा नहाता हो। तो ये एनालॉजी थी। इसी एनालॉजी के टूल को मैं यूज़ करूँगा ये समझाने के लिए कि बेसिकली सपोर्टिंग सेंटेंसेस किस तरह हेल्प करते हैं आपके टॉपिक सेंटेंस को एलैबोरेट करने में। और जितना अच्छा टॉपिक सेंटेंस होगा उतने अच्छे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे, और जितने अच्छे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे उतना अच्छा आपका पैराग्राफ होगा और आप अपने आइडिया समझा सकते हैं। देखिए, एक जो है आपका टॉपिक सेंटेंस, वो समझ लें कि एक मेन दरिया है। ये मैं एनालॉजी पेश कर रहा हूँ। वो एक बड़ा सा समुंदर है, ठीक है, और उस समुंदर में से काफ़ी शाखें निकल रही है मुख्तलिफ़ दरियाओं की, ठीक है। अब वो जो मुख्तलिफ़ दरियाओं की शाखें निकल रही हैं उनमें हर एक में पानी है, और उनमें हर एक में असर होगा उस समुंदर का। जो समुंदर का पानी होगा वैसा ही दरिया का पानी होगा। ऑब्वियसली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकती हैं, मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्लो हो सकती हैं, तेज़ हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कलर, उनका टेस्ट, उनका क्वालिटी, उन तमाम पानियों का, उन तमाम दरियाओं के पानियों का जो कलर, क्वालिटी और टेस्ट होगा वो वैसे ही होगा जैसे कि दरिया, जैसे कि सी का था, ठीक है, समुंदर का था। वैसे ही ये समुंदर जो है, एनालॉजी मैं जब कंपेयर करूँ तो ये समुंदर से मुराद आपका टॉपिक सेंटेंस है और दरिया से मुराद आपकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस है। हर सपोर्टिंग सेंटेंस जो है एक टॉपिक सेंटेंस से निकलता, मतलब कि हर दरिया जो एक समुंदर से निकल रहा है। इसकी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। इससे मुराद ये है कि जितने सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे एक पैराग्राफ के अंदर, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस होंगे। वो टॉपिक सेंटेंस से फेरेंगे नहीं, उससे हट के बात नहीं करेंगे, उससे रिलेशन में होंगे। क्लियर है बात? इसकी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको शो करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है पेज के ऊपर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर मैंने एक सिंगुलर लाइन नहीं है ये, ठीक है, और उसमें से मुख्तलिफ ये एरोज़ निकल रहे हैं, 3, 4, 5, ठीक है। ये जो ऊपर ये टॉप वाली लाइन है ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, जो मेजर लाइन है ये आपका समुंदर है, और ये उसमें से दरिया निकल रहे हैं मुख्तलिफ, ठीक है, ये उसमें से मुख्तलिफ शाखें निकल रही हैं, मुख्तलिफ सपोर्टिंग सेंटेंस निकल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो हर सपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो बेसिकली डायरेक्टली जाके टॉपिक सेंटेंस से जोड़ रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि एक सपोर्टिंग सेंटेंस दूसरे सपोर्टिंग सेंटेंस से निकल रहा हो। इससे पता चलता है कि जितने भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे एक पैराग्राफ के अंदर वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस होंगे। अगर सपोर्टिंग सेंटेंस में से सपोर्टिंग सेंटेंस को कनेक्ट किया जाएगा तो अक्सर औकात देयर इज़ अ चांस दैट यू मे डिविएट फ्रॉम योर पाथ, फ्रॉम योर आइडिया एंड द फोकस ऑफ योर पैराग्राफ और योर essay. You may deviate from the theme that you are trying to explain in the essay or in the paragraph. इससे मुराद ये है कि there is a possibility, ये एक काफ़ी इम्कान है कि अगर आप सपोर्टिंग सेंटेंस से सपोर्टिंग सेंटेंस को जोड़ेंगे तो there is a possibility कि आप अपने असल थीम और असल आइडिया से फिर जाएँ।
इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। बचपन में हम ये खेल भी खेला करते थे, एक पहेली टाइप थी, शायद आपने भी देखी हो, कि लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ गर्मी। गर्मी के मौसम से मुझे याद आया बारिशें। बारिशों से मुझे याद आता है क्या? ठंडी हवाएं। ठंडी हवाओं से मुझे याद आती है बर्फ़बारी। बर्फ़बारी के रंग से मुझे याद आता है बर्फ़ानी रीछ का रंग। बर्फ़ानी रीछ से मुझे याद आती है कि वो मछली खाती है, और मछली से मुझे याद आता है समुंदर। अब देखिए, बात हमने शुरू की थी किधर से? हमने बात शुरू की थी गर्मी से, और पहुँचते पहुँचते हम समुंदर तक पहुँच गए। बात में से बात निकली, हम उस बात में से बात निकाल रहे थे जो पिछली बात थी, तो हम अपने असल पाथ जो कि गर्मी था, जो टॉपिक था, उससे फिर के हम समुंदर तक आ गए। ये वो मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं पैराग्राफ्स लिखते हुए, कि जब वो टॉपिक सेंटेंस एक बना लेते हैं, एक मेजर थीम का सेंटेंस बना लेते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो वो सपोर्टिंग सेंटेंस और पहला सेंटेंस तो टॉपिक सेंटेंस से जोड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्ड सेंटेंस होता है वो डायरेक्टली टॉपिक सेंटेंस पहले सेंटेंस से जुड़ने के बजाय वो सेकंड सेंटेंस सपोर्टिंग सेंटेंस से जुड़ा होता है, और इस तरह जब जोड़ते हैं तो हल्का सा अपने रास्ते से हट जाते हैं, तब भी इतनी ख़राबी पैदा नहीं होती है आपके पैराग्राफ के अंदर। लेकिन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे तो हत्तुल इम्कान ये होता है कि इवेंचुअली आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि जहां पे आप ओरिजिनल अपने टेक्स्ट के जो आइडिया है उससे फिर जाते हैं। आपने इस मिस्टेक से बचना है, और ये ध्यान रखना है कि आप कहीं ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ऑब्वियसली ये आप ओवरनाइट नहीं सीखेंगे, ये बार बार जब आप पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी ये गलतियाँ नज़र आएंगी। और ये गलतियाँ कैसे नज़र आएंगी कि आप एक पहले तो टॉपिक सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जब आपको ये यकीन हो जाए कि आप एक टॉपिक के ऊपर एक अच्छा बेहतरीन टॉपिक सेंटेंस बनाने के काबिल हो गए हैं, तो और ज़ाहिर बात है मुझे आप बीच में चेक कराते रहें। उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि मैं इस टॉपिक सेंटेंस का एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिखूँ, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आगे चल के देता हूँ कि किस तरह लिखना है। आप उस एक सपोर्टिंग सेंटेंस को लिखें और देखेंगे क्या वो सपोर्टिंग सेंटेंस डायरेक्टली मेरे टॉपिक सेंटेंस से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है तो बेहतरीन बात है। उसके बाद आप एक और सपोर्टिंग सेंटेंस लिखें, और इस बार गौर करें कि आप ये सपोर्टिंग सेंटेंस पहले वाले सपोर्टिंग सेंटेंस से ना जोड़ें, बल्कि उसको कोशिश करें कि उसका रिलेशन डायरेक्ट आपके टॉपिक सेंटेंस से ही बन रहा हो जो आपका पहला सेंटेंस है। इस तरह जब आप करते जाएंगे 1 2 3 4 5 10 सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख लेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन सब का रिलेशन जो है आपके टॉपिक सेंटेंस से है। अब बात ये बन सकती है, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे उठ सकता है कि ये भी तो है एक पॉसिबिलिटी कि अगर हम हर सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस से जोड़ेंगे तो हम अपना आइडिया प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और एक अजीब सा अनयूनिफाइड सा टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा पैराग्राफ बन जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि जैसे मुख्तलिफ सेंटेंसेस इधर उधर से जोड़ दिए गए हैं और उनमें एक कॉन्टीन्यूटी नहीं आ रही, खूबसूरती नहीं आ रही। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने ध्यान रखना है कि आपका हर सपोर्टिंग सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस से जोड़ा हो। इसके अलावा वो पिछले सपोर्टिंग सेंटेंस से कुछ ना कुछ रिलेशन रखता हो हल्का सा, लेकिन उसका मेजर फोकस टॉपिक सेंटेंस से हो। या फिर आप इसको यूँ समझ लें कि आपने एक सपोर्टिंग सेंटेंस लिखा, अगला सपोर्टिंग सेंटेंस पिछले सपोर्टिंग सेंटेंस से मिलता जुलता हो, लेकिन उसका रिलेशन जो है किसी भी सूरत टॉपिक सेंटेंस से ना टूटे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, ताकि आपको उसकी बेहतर समझ आ सके। हम लेट सपोज लेते हैं टॉपिक पॉल्यूशन का ले लें, कि आप लोग पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन वाले सपोर्टिंग सेंटेंस के मुताबिक हम करते हैं ताकि आप एक ही चीज़ पर वर्क करें, ताकि आपको आसानी आए। पॉल्यूशन के ऊपर मैं पहला टॉपिक सेंटेंस लिखता हूँ। पॉल्यूशन हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर द सर्वाइवल ऑफ अर्थ। पॉल्यूशन जो है सबसे बड़ा ख़तरा बन चुका है दुनिया के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। Pollution has become the greatest danger for the survival of this earth, the survival of our planet। हमने इस टॉपिक सेंटेंस में ये बात कर दी कि ये जो पॉल्यूशन है सबसे बड़ा ख़तरा है हमारी प्लेनेट के सर्वाइवल के लिए। अब हम सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते हैं। अब हमने सपोर्ट करना है अपना जो थीसिस स्टेटमेंट, एक अपना टॉपिक सेंटेंस को कभी कभी थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये जो हमने टॉपिक सेंटेंस बना दिया, अब हम इसको सपोर्ट करना है। समझ लें कि आप एक वकील हैं और टॉपिक सेंटेंस आपकी आर्गूमेंट है। आपने अदालत में ये आर्गूमेंट बेसिकली एक आपने एक दावा कर दी, टॉपिक सेंटेंस आपका दावा है। आपने अदालत में एक दावा कर दिया टॉपिक सेंटेंस के थ्रू। और क्या टॉपिक सेंटेंस में मैंने दावा क्या किया कि जी पॉल्यूशन सबसे बड़ा ख़तरा है इस प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए। अब मैंने इस बात को प्रूफ करना है।
इस बात के हक़ में मैंने आर्गूमेंट्स देने हैं, ठीक है, और शायद इसके मुखालिफ भी आर्गूमेंट्स दूँ, जैसे हम वकील करते हैं। आपने दोनों साइड का वकील बनना है, आपने उसके हक़ में भी बात करनी है, उसके मुखालिफ भी बात करनी है, ताकि आप एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी के तौर पे शो हों और आप एक बेहतर जज बन सकें कि आपने दोनों तरफ का व्यू सुना है, दोनों तरफ का व्यू देखा है और उसके बाद एक नतीजे पे पहुँचे हैं जो कि अनबायस्ड है, जो कि जुडिशियस है, जिसमें आपने कोई जो आपकी जजमेंट है वो इक्वालिटी की बुनियाद पे, जिसमें आपका बायस शो नहीं हो रहा, आपका झुकाव शो नहीं हो रहा, आपका एक सर्टन तरफ झुकाव नहीं है, बल्कि आप बिल्कुल एक थर्ड पर्सन और एक अनबायस्ड पर्सन के तौर पे अपनी जजमेंट पेश करें। और ऐसी जजमेंट जो होती है वो प्योरली आर्गूमेंटेशन के ऊपर बेस करती है और वो सबसे बेहतरीन जजमेंट होती है। तो आपने दावा किया है कि पॉल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द सर्वाइवल ऑफ दिस प्लेनेट। आप सपोर्टिंग सेंटेंस देते हैं इस दावे के जवाब में, एक आप आर्गूमेंट देते हैं, जज के सामने वकालत करते हैं। आप कहते हैं ड्यू टू द ग्रोइंग हैज़र्ड ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन and noise pollution, life on earth is becoming difficult. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से दुनिया में लाइफ का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इसमें कोई इख्तलाफ तो नहीं। क्या ये बात आपके टॉपिक सेंटेंस से डायरेक्टली मिल रही कि नहीं मिल रही? और आप देखेंगे वाकई ये मिल रही है। गौर करें ज़रा इस पर। वो ऐसे कि टॉपिक सेंटेंस में हमने बात की थी कि सबसे बड़ा डेंजर है पॉल्यूशन अर्थ के सर्वाइवल के लिए, प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए। और प्लैनेट का सर्वाइवल क्या है? प्लैनेट का सर्वाइवल प्लैनेट की इकोसिस्टम्स और पॉपुलेशन इटसेल्फ है, जो उधर लोग रहते हैं, यानी कि इंसान और उसकी बकायदा तमाम क्रीचर्स और इकोसिस्टम्स, ओवरऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स भी शामिल हैं, एनिमल्स भी शामिल हैं और ह्यूमंस भी शामिल हैं। इन सब की सस्टेनेबिलिटी, इन सब का बचना, इन सब का ज़िंदा रहना, ये सब कुछ ज़रूरी है किसके लिए? आपकी बेसिकली प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए। तो आपने ये बात कर दी कि ये तीनों चीज़ें ख़तरा हैं, ये आर्गूमेंट बन गई। इसके बाद आप अगली आर्गूमेंट देते हैं जो इससे मिलती जुलती हो, लेकिन उसका बेसिक फोकस फिर भी आपके उस डेंजर वाली बात पे जो आपने बात की कि ये अर्थ की सर्वाइवल के लिए डेंजर बन चुकी है पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन स्लोली डिप्रेशिएट्स द ह्यूमन हेल्थ एंड प्लांट हेल्थ इन आवर एनवायरनमेंट। ये जो एयर पोल्यूशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की और पौधों की सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है, उसकी सेहत को कमतर करता है, डिप्रिशिएट करता है, ठीक है, उसको कमतर करता है। डिप्रिशिएट का मतलब ये। तो आपने ये बात कर दी। एक अब आपने एयर पोल्यूशन से मुतालिक बात की। इससे पिछले सेंटेंस में आपने एयर पोल्यूशन का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे भी बेसिक फोकस क्या, आप सपोर्ट करें उस आइडिया को कि पोल्यूशन सबसे बड़ा डेंजर है अर्थ की सर्वाइवल के लिए। जब आपने ये बताया कि एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ और प्लांट हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो बेसिकली आपने क्या किया, एक तरह से वो आर्गूमेंट दिया इस बात के हक़ में, इस दावे के हक़ में कि वाकई ये जो है आपकी पोल्यूशन ये ख़तरनाक है सर्वाइवल ऑफ अर्थ के लिए। यहाँ तक बात समझ लगी। अब हम लेट्स सपोज थर्ड टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं। थर्ड टॉपिक सेंटेंस में हम बात करते हैं ग्रोइंग डिजास्टर्स ऑफ हेल्थ may lead to extinctions of many breeds and species on this planet। जो आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ कमतर होती है लिविंग थिंग्स की, वो एक्सटिंक्शन तक जा सकती है। एक्सटिंक्शन कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए किसी स्पीशीज़ का ख़त्म हो जाना। एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस ब्रीड्स एंड स्पीशीज़, ये कई किस्में, कई नस्लें और कई स्पीशीज़ को ख़त्म करने के हक़ में काफ़ी असरअंदाज हो सकती है। ये टॉपिक सेंटेंस देखें, एक आर्गूमेंट है वो वाली बात की जो आपने बात की थी। क्या बात की थी कि पॉल्यूशन जो है वो सबसे बड़ा एक थ्रेट है अर्थ के सर्वाइवल के लिए। अब हम ज़रा एक ऑपोजिट वे में बात करते हैं कि क्या हम इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं। लेट्स सपोज हम ऐसे में लिख रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं, पॉल्यूशन ग्रेटेस्ट थ्रेट नहीं, इससे बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बात कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सपोर्टिंग सेंटेंस में कर सकते हैं। फिर हमारा सपोर्टिंग जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है वो भी डिफरेंट होगा थोड़ा सा। हम कहीं हो सकता है टॉपिक सेंटेंस को फिर ये बना सकते हैं कि पॉल्यूशन इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ अर्थ दो मैनी मे डिसएग्री। ज़ाहिरी तौर पे पॉल्यूशन जो है सबसे बड़ा ख़तरा है अर्थ के सर्वाइवल के लिए, लेकिन
शायद कुछ लोग इससे मुत्तफिक ना हो, इससे एग्री ना करते हों। समझ आ गई? फिर हम इसके मुताबिक सपोर्टिव सेंटेंस लिखेंगे। एयर पोल्यूशन, नो डाउट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन ग्रेटली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ लिविंग बींग्स, बट there is a greater chance that humans may destroy each other before that. बिलाशुबा पॉल्यूशन की मुख्तलिफ़ अक़साम जो हैं इंसान और मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की हेल्थ के लिए बड़े नुकसानदेह हैं, लेकिन इससे पहले शायद इंसान ही इंसान को मार दे। फिर हम सेकंड सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते हैं। वॉर इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ। वॉर सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के लिए। हमने यानी वो उस बात जो टॉपिक सेंटेंस लिखे उससे मतलब बात की। अब ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है पोल्यूशन की। एंड ऑल द वॉर्स, न्यूक्लियर वॉर इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिज़ास्ट्रस। और तमाम जंगों में से न्यूक्लियर वॉर जो है, एटमी जंग जो है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है। क्लियर होगी? इस तरह आप काउंटर आर्गूमेंट्स करके, दोनों तरह के आर्गूमेंट्स देके आप बात कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पैराग्राफ को ग्रो कर सकते हैं। आपने ये समझना है कि टॉपिक सेंटेंस आपका एक दावा है अदालत के अंदर, और आपके सपोर्टिंग सेंटेंस उस आर्गूमेंट्स हैं उस टॉपिक सेंटेंस को अपहोल्ड करने के लिए। अब आप टॉपिक सेंटेंस किसी टॉपिक के हक़ में भी लिख सकते हैं, ख़िलाफ़ में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे फिर आपने उसको सपोर्ट करना है, उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना और उससे टोटली हट के बात नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यही पॉल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जो पॉल्यूशन सबसे बड़ा थ्रेट है। Pollution is the greatest threat to the human civilization, full stop. It may destroy many species through affecting their health. उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हुए ये काफ़ी स्पीशीज़ को तबाह कर देगा। There are various kinds of species on planet Earth, including birds, animals and human beings. अब देखा जाए तो ये सेंटेंस थोड़ा सा हट के है। ये पिछले सपोर्टिंग सेंटेंस से तो मिलता जुलता है, लेकिन जो आपका टॉपिक सेंटेंस है जिसमें आपने बात की कि ये थ्रेट है, उसमें इस सेंटेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें आपने बयान किया है कि दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। लेकिन ये सेंटेंस किसी तौर पर भी एक आर्गूमेंट नहीं है जो पहला सेंटेंस था कि पॉल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट पॉल्यूशन है। यहाँ पे पॉल्यूशन का तो कोई जिक्र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सपोर्टिंग सेंटेंस गलत है। इसको सीमिंगली इट सीम्स टू बी वेरी करेक्ट। इट सीम्स टू बी इन रिलेशनशिप विद द प्रीवियस सपोर्टिंग सेंटेंस। इट सीम्स टू बी गोइंग consistently with the topic of the paragraph, but if we look closely we see that it has no relation to the topic sentence, that main idea and the theme that we were discussing in that paragraph. So we must be careful in writing supporting sentences by keeping in mind the idea that all the supporting sentences should eventually be linked to the main topic sentence at the start of the paragraph. Understood? यहाँ तक हमने बात कर ली सपोर्टिंग सेंटेंस के ऊपर। ये तो बात होगी कि सपोर्टिंग सेंटेंस पहले आया, उसका लिंकेज क्या है हर एक सपोर्टिंग सेंटेंस का टॉपिक सेंटेंस के साथ। क्लियर होगी बात? अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टॉपिक सेंटेंसेस, हम याद है आपको कि हमने टॉपिक सेंटेंस के अंदर बात की थी कि उसके 8 एलिमेंट्स हैं। याद है आपको वो 8 एलिमेंट्स क्या थे? ज्योग्राफी, टाइम, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, फिर एस्पेक्ट्स और लिस्ट्स। ये 8 चीज़ें थी। इन 8 चीज़ों से आप लिमिटिंग स्टेटमेंट जो थी जिनको आप लिमिट करके टॉपिक सेंटेंस लिख सकते हैं। वहाँ पे 8 एलिमेंट्स थे लिमिटिंग स्टेटमेंट के जो टॉपिक सेंटेंस बनाने में मदद करते थे। इसमें सपोर्टिंग सेंटेंस के भी 4 एलिमेंट्स हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस के 4 एलिमेंट्स हैं। आई होप कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप वो लिखी जाए अपने रजिस्टर में, तो ये वाली बात भी रजिस्टर में नोट कर लें कि वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मुझे मैंने पहले डायग्राम बनाई थी, आपको दिखाई थी एरोज़ वाली, वो भी बना लेना, वीडियो पॉज करके रजिस्टर में नोट कर लेना। अच्छा, कमिंग बैक टू द सपोर्टिंग सेंटेंस, उसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं। वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनको लिख लें। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, नंबर 2 फैक्ट्स एंड फिगर्स, या फिर हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या स्टैटिस्टिकल डाटा, ये दूसरा।
पहला क्या हो गया एक्सप्लेनेशन, दूसरा फैक्ट्स एंड फिगर्स, तीसरा हो गया एनेक्डोट्स। क्या हो गया एनेक्डोट्स, ANECDOTES, एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स कहते हैं किस्से कहानियों को, इन एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं अभी आपको। और द फोर्थ एलिमेंट जो है वो क्या है एग्जाम्पल्स, सिंपल। यानी सपोर्टिंग सेंटेंस में हम ये चार चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए टॉपिक सेंटेंस को। जो टॉपिक सेंटेंस का दावा था उसकी आर्गूमेंटेशन करने के लिए, उसके लिए दलीलें देने के लिए हम ये चार टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं दलीलें देने के लिए। वो चार टूल्स क्या क्या हैं मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला एक्सप्लेनेशन, या जिसको हम दूसरा एक्सप्लेनेशन, इसको हम एलेबोरेशन भी कह सकते हैं, क्लियर। दूसरा है फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिकल डाटा, स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। थर्ड है आपका एनेक्डोट्स, ANECDOTES, एनेक्डोट्स। और फोर्थ है एग्जाम्पल्स, क्लियर। अभी क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले आगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन होगा कि सिंपली जो आपने टॉपिक सेंटेंस में आइडिया पे बात की होगी उसको आप एक्सप्लेन कर दें, उसको आप एलेबोरेट कर दें, इलस्ट्रेट कर दें, अपने अल्फाज में पैराफ्रेज कर दें, उसकी बेहतर तौर पे तफसील बयान कर दें। जैसे मैंने पहले किया कि पॉल्यूशन के बारे में बताया कि सबसे बड़ा थ्रेट है, फिर आप सेकंड सेंटेंस में सपोर्टिंग सेंटेंस में बता सकते हैं कि हाउ इज़ इट अ थ्रेट, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर एक और चीज़ नोट कर लें, वो एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं, 5 Ws एंड 1 H। इसको मैं फिर बाद में बात करूँगा वो क्या चीज़ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आप मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं डिटेल में एक अलग से लेक्चर दूंगा कि 5 Ws 1 H के ऊपर, लेकिन अभी आप ये लिख लें कि 5 Ws और 1 H में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 5 Ws हैं और एक H है। पहले W से क्या बनता है, वट, व्हेन, वेयर, हु, वाई। वट, व्हेन, वेयर, हु, वाई, ये 5 Ws हैं। और एक H क्या है, हाउ। वट, व्हेन, वेयर, हु, वाई, हाउ। ये 6 चीज़ें जो हैं ये आपकी एक्सप्लेनेशन बड़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, why is there pollution, when is there pollution, who creates pollution, where is pollution made and how is it made। सिंपल इतना बात करते हैं, बाकी डिटेल में इसकी टूल्स समझाऊंगा किसी दिन आपको कि ये व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु और हाउ को हमने किस तरह यूज़ करना है, 5 Ws एंड 1 H टेक्निक को हमने किस तरह यूज़ करना है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एलैबोरेट करने के लिए, खोल के बयान करने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन में तो आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं सिंपल कि एक्सप्लेनेशन के अंदर आप जो टॉपिक सेंटेंस में बात लिखी होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे बेहतर अंदाज में, उसकी तफसील देंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। सेकंड बात कही थी मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिस्टिकल डाटा। कभी कभी आप डाटा के थ्रू, नंबर्स और फिगर्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को समझा सकते हैं। अगर आपने बात की है कि पॉल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि पॉल्यूशन जो है सबसे बड़ा थ्रेट है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं किसी सर्वे वगैरह के तौर पे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, in 2017, the greatest threat to human life on earth is the increasing conditions of pollution in the world, mainly contributed through the greenhouse gases। एक फैक्ट बताया मैंने आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर, एक फैक्ट लिखा हुआ है एक सर्वे के अंदर, ठीक है। तो उसमें ये मैंने एक फैक्ट दे दिया। लेट्स सपोज एक और, according to United Nations, if the current emissions of carbon keep on existing, by 2030 a major portion of the world would face famine, starvation and flooding। अगर ये करंट सिचुएशन चलती रहती है तो दुनिया का काफ़ी हिस्से जो हैं वो कहत साली, भूख और सैलाब देखेंगे। ये भी फैक्ट हो गया जनरल से दिया। कभी कभी आप नंबर के फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 13% ऑफ डेथ्स इन द वर्ल्ड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। यानी कि 13% दुनिया में अमवात जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से होती है। आप यही बात कर सकते हैं, द एयर कंडीशन इन लाहौर due to smog
had reached a drastic level of 500 प्लस PPT, ठीक है। 500 से प्लस जो इंडेक्स के ऊपर हमारा कार्बन का लेवल था स्मॉग के अंदर, लाहौर के अंदर शो हुआ। जो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स हैं ये आप शो करने के लिए, सिर्फ वो जो आपका पहला टॉपिक सेंटेंस था ये सबसे ख़तरनाक है, उसमें हेल्प करने के लिए होता है। क्लियर है बात। थर्ड चीज़ है एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स कहते हैं किस्से कहानियों को। हो सकता है कभी कभी आपने कोई बात एक्सप्लेन करने के लिए कोई किस्सा कहानी भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऐसे है या पैराग्राफ है उसके ऊपर ग्रीड के ऊपर, ठीक है, कि ग्रीड कितनी बुरी है, लालच कितनी बुरी चीज़ है। तो हो सकता है कि आप कहेंगे ग्रीड इज़ परहैप्स द मोस्ट इमोरल ऑफ ऑल ह्यूमन एक्ट्स। जो ग्रीड है, लालच जो है, शायद ह्यूमन तमाम अमाल में से सबसे इमोरल है, सबसे बुरा है। एक दावा है, आप एग्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऐसे लिखें, चलो लेट्स सपोज आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, तो हो सकता है आप आगे वाक्य सुनाने के लिए कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं, ठीक है, उस बात को समझाने के लिए। सपोर्टिंग सेंटेंस में आप अगले कुछ सेंटेंस में वाक्य भी एक लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एज वी नो अबाउट द स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स हु किल्ड ईच अदर फॉर ट्रेजर बिकॉज दे वर वेरी ग्रीडी। 3 दोस्तों ने एक दूसरे को मार दिया सोने के लिए क्योंकि वो सब लालची थे। ये कहानी भी आपको याद है, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं कि जी मेहनत में अज़मत है, बात करते हैं हार्ड वर्किंग एंड, या फिर हम बात करें नेसेसिटी। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस का मतलब है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कोई ना कोई आप इजाद बना ही लेते हैं। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन केपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस। ह्यूमन बींग्स जो इंसान हैं हमेशा कामयाब रहे हैं अपने हालात वाक़यात के मुताबिक अपने आप को ढालने में। कंसिडर द स्टोरी ऑफ दैट थर्स्टी क्रो हु यूज्ड पेबल्स to drink water by dropping them in a pot of water where the water levels were very low। अगर आपको थर्स्टी क्रो वाली कहानी याद हो तो आपने ब्रीफली उसको 1-2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे वो सेंटेंसेस जो है दिखने में कहानी है, लेकिन वो एक तरह से आपका जो मेन आइडिया था उसको सपोर्ट करे जो आपका टॉपिक सेंटेंस था। तो इस तरह आप ये लिख सकते हैं। लास्ट में जो है मैंने बताया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होती है, जब आप रियल लाइफ से बजाय किसी कहानी सुनाने के रियल लाइफ से एग्जाम्पल दें, ठीक है स्टेटिस्टिक्स में ही है, लेकिन एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हैं, एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने दरिया और समुंदर की एनालॉजी क्रिएट की थी, इस तरह आप एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरह आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक तो 5 Ws और 1 H के ऊपर पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। फिर हम बात करेंगे पैराग्राफ के अंदर कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है, और बेसिकली कंक्लूडिंग सेंटेंस भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस का हिस्सा है। यानी एक पैराग्राफ के अंदर एक होता है टॉपिक सेंटेंस, फिर टॉपिक सेंटेंस के बाद होते हैं बकाया तमाम सेंटेंस, इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंस। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर में से एक सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। वो किस तरह लिखा जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम उस पर बात करेंगे। इन द मीन टाइम अब हमारी लेक्चर जो है वो अगले हफ्ते होना है। तब तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सब लोग जो है, मैं मेल जो है CRs को दे दूँगा और GRs को। आप सब लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग मुझे अपनी मर्ज़ी के इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर, मैं 3 टॉपिक्स बोल देता हूँ, इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर मुझे लिख के दें 5 सेंटेंसेस। बस फ़िलहाल हम 5 सेंटेंसेस करते हैं। उन 5 सेंटेंसेस में जो पहला सेंटेंस होगा वो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा, बकाया 4 सेंटेंस जो है वो आपके सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। ये सब टेक्निक्स को आप यूज़ करेंगे, आपके पास 4 दिन है, ठीक है, आप उनको यूज़ करें और उनको आपने लिखना है। तो मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। तो वो 5 सेंटेंसेस का आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के देना है मुझे, जिसमें पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस और बकाया 4 सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे। 3 जो टॉपिक में देने लगा हूँ, एक का नाम है जी एजुकेशन इन पाकिस्तान, सेकंड टॉपिक का नाम है एयर पोल्यूशन, और थर्ड का नाम है डेमोक्रेसी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एजुकेशन इन पाकिस्तान, एयर पोल्यूशन और डेमोक्रेसी। इन तीनों में से किसी भी एक पे अपनी मर्ज़ी के जो है वो चूज़ करें टॉपिक, और सिर्फ 5 सेंटेंस का मैं छोटा सा पैराग्राफ लिख के दें। और ये जो है असाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सेशनल मार्क्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके जो सेशनल मार्क्स हैं उनमें से नंबर कटेंगे। तो ये नंबर रखते हैं, तो इसको आप सीरियस ले लें
और ज़्यादा आप टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 40 टू 45 डेज़ स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप इस पे मेहनत करें, ये लिख के दिखाएं। गलत लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, गलती होगी तो मैं उसको चेक करके ठीक करके आपको भेज दूंगा, दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए। इस तरह आप बैठे रहेंगे, सुस्ती करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, कोई आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो होपफुली आपको आज की लेक्चर भी समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आपको कोई चीज़ें भूल रही, तो आप बार बार लेक्चर्स की वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको आसानी रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम अगली क्लासेस के साथ। तो बी प्रिपेयर। अल्लाह हाफ़िज़।